Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ME 206 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक 1.3 है, उसके अंदर पूछा गया है कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। तो बेसिकली ये 6 टाइप्स में इनको सब डिवाइड किया गया है कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल को, जिसमें फर्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल रचना, सेकंड पावर प्लांट, शक्ति प्लांट, थर्ड है ट्रांसमिशन सिस्टम, पारेषण प्रणाली, एंड फोर्थ है ऑक्सिलरी सहायक प्रणालियाँ, फिफ्थ है कंट्रोल्स, और सिक्स है सुपर स्ट्रक्चर अधिरचना। तो फर्स्ट की बात करते हैं अपन बेसिक स्ट्रक्चर, मूल रचना। बेसिक स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है मूल रचना। तो मेन पार्ट क्या होता है किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल का। तो मेन पार्ट होता है उसकी बॉडी होती है, बॉडी और फ्रेम। तो कई 2 टाइप्स के कंस्ट्रक्शंस होते हैं जनरली जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर। फ्रेम कंस्ट्रक्शन होता है और फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन होता है। तो फ्रेम कंस्ट्रक्शन होता है वो हैवी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रक्स हो गए या जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है, एक अलग से फ्रेम यूज़ किया जाता है जिसके ऊपर जो सारे पार्ट्स होते हैं व्हीकल के वो सब माउंट किए जाते हैं फ्रेम के ऊपर। फ्रेम के ऊपर व्हीकल के सारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जो भी सस्पेंशन सिस्टम हुआ, अदर स्टीयरिंग सिस्टम हुआ, वो सब पार्ट्स हैं वो फ्रेम के ऊपर माउंट किए जाते हैं। क्योंकि हैवी व्हीकल के अंदर हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए फ्रेम कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर और हैवी ट्रक्स बसेस वगैरह उनमें फ्रेम कंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है। और जो फ्रेम लेस कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर फ्रेम यूज़ नहीं किया जाता, उसमें जो बॉडी है वो ही फ्रेम और बॉडी दोनों का काम करती है। तो बॉडी के अंदर ही उसी के ऊपर सारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो माउंट किए जाते हैं। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द यूनिट ऑन विच आर टू बी बिल्ड द रिमाइंडर ऑफ द यूनिट्स रिक्वायर्ड टू टर्न इट इनटू अ पावर ऑपरेटेड व्हीकल। तो ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट वो पार्ट है जिसके ऊपर सारे जो भी व्हीकल की जो भी रिमाइंडर जो भी यूनिट्स हैं वो सब माउंट किए जाते हैं, वो सब बिल्टअप किए जाते हैं ताकि उसको पावर ऑपरेटेड व्हीकल में अपन कन्वर्ट कर सकें। तो इसमें बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। फ्रेम आता है, ठीक है, उसके बाद हो गया सस्पेंशन सिस्टम हो गया, और एक्सल्स हो गए, व्हील्स और टायर्स हो गए, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर। गाड़ी के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या मेन चीज़ें हैं, गाड़ी का पहिया हुआ, उसके टायर हुए, उसके जो एक्सल है, जैसे फ्रंट एक्सल है, रेयर एक्सल है। एक्सल क्या होती है, एक्सल एक छड़नुमा स्ट्रक्चर है, दोहरा है, जिसके ऊपर व्हील माउंटेड होते हैं। हम गाड़ी में देखते हैं 2 टाइप्स की, जैसे कार्स की बात करें तो फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल, 2 टाइप के 2 एक्सल्स होती हैं उसके अंदर। फ्रंट पे 2 व्हील्स लगे हुए होते हैं फ्रंट एक्सल के ऊपर, और रेयर एक्सल के ऊपर 2 व्हील्स लगे होते हैं, टोटल 4 व्हील्स होते हैं उसमें। और सस्पेंशन सिस्टम हुआ गाड़ी का मेन, जो स्प्रिंग्स वगैरह लगी होती हैं वो हैं। तो फ्रेम की बात कर ली हमने। फ्रेम में 2 टाइप्स के हमें पता है जनरली कंस्ट्रक्शन होते हैं। फ्रेम कंस्ट्रक्शन हो गया जिसमें क्या होता है, कन्वेंशनल प्रेस्ड स्टील फ्रेम होता है, ठीक है, जो इसके अंदर जो भी मैकेनिकल यूनिट्स है वो सब अटैच होती है और उसके ऊपर फिर बॉडी को सुपर इम्पोज किया जाता है। और सेकेंड है फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन होती है कि वो खुद ही बॉडी और फ्रेम का काम करती है। इसमें जो भी मैकेनिकल यूनिट्स है वो डायरेक्टली बॉडी से अटैच होती है। अब क्लोज्ड कार्स हैं, इसका एग्जांपल क्लोज्ड कार्स, तो जो बंद कारें होती हैं उनके अंदर फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन है। तो जितनी भी कार्स हैं, इंडियन कार्स हैं, उसके अंदर फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है मॉडर्न टाइम में। लेकिन जो ओपन कार्स होती हैं उसके अंदर हम फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऊपर बॉडी नहीं होती, क्योंकि ऊपर से वो कवर नहीं है, वो ओपन है। तो नीचे हमें एक फ्रेम की ज़रूरत होगी जिसके ऊपर हम कोई भी मैकेनिकल यूनिट्स जो भी हैं वो माउंट कर सकें। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि हम इसे ओपन कार्स वगैरह, ओपन चिप्स वगैरह उसमें यूज़ नहीं कर सकते फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन को, वो डिफ़िकल्ट होता है बनाना, इसलिए फ्रेम कंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है उसमें। तो जितनी भी क्लोज्ड कार्स हैं उसके अंदर फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट हो गया फ्रेम, वो यहाँ डिस्कस हो गया। नेक्स्ट है सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे सभी चीज़ों का जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट के अंदर, कि बेसिकली ऑटोमोबाइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इस बुक के अंदर, और उनके शॉर्ट फॉर्म क्या क्या हैं। तो हमें सिर्फ शॉर्ट में पढ़ना है, आगे डिटेल में इनके लिए अलग से चैप्टर्स गिवन हैं। जैसे सस्पेंशन सिस्टम का आपका नेक्स्ट यूनिट सस्पेंशन सिस्टम ही है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट उसके बाद में जो भी आपका स्टीयरिंग सिस्टम वगैरह वो सब डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ हमें अगर कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल पूछा जाएगा तो हम ब्रीफ में सबके बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही है कि
फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस यही हो गया कि भाई वेट रिड्यूस हो गया और इस तरह से फ्यूल कंजप्शन हो जाएगा, उसमें गाड़ी का वेट रिड्यूस हो गया कि फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन अलग से फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, बॉडी फ्रेम और बॉडी दोनों का काम कर रही है, तो इसीलिए वेट रिड्यूस हो गया। मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो गई इसमें। थर्ड है, अगर गाड़ी है वो जैसे एक्सीडेंट का टाइम होता है तो जो बॉडी है क्रम्बल हो सकती है, तो क्या इसकी वजह से क्या होगा, अचानक जो इम्पैक्ट लोड लगता है, शॉक लगता है, उसकी वजह से जो पैसेंजर है, जो भी यात्री उसके अंदर सवार है, उसको सेफ्टी प्रदान करता है, क्योंकि बॉडी क्रम्बल होती है अचानक शॉक लगने से कोलिजन में, तो जो अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है वो सेफ़ रहता है। और डिसएडवांटेज इसकी ये है कि भाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम है, इसीलिए हम हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर फ्रेम कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। सेकेंड, इकोनॉमिकली ओनली इफ फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन इज अडॉप्टेड इन मास प्रोडक्शन। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको बना रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कार्स हैं, एक तरह से मास प्रोडक्शन में कंपनीज़ हैं वो बिल्टअप करती हैं, तब उनमें फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन है वो तब इकोनॉमिकल होगा। अगर हमें एक या दो कार्स ही बना रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव होता है फ्रेम कंस्ट्रक्शन के कंपेरिजन में। इनक्लोज्ड कार्स इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स के केस में जो रिपेयरिंग होती है तो उसमें भी ज़्यादा हमारे कॉस्ट लगती है, रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा है इसकी, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है इसकी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कम है किंतु मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है इसकी। टॉपलेस कार्स आर डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन विद फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। तो जैसे हमने बात किया था कि ओपन कार्स वगैरह बनाना, ओपन जीप्स वगैरह और टॉपलेस कार्स वगैरह बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिज़ाइन करना फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन से। तो सेकंड आपका बेसिक स्ट्रक्चर में पॉइंट था सस्पेंशन सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। तो ब्रीफ में देख लेते हैं हम। चेसिस इज माउंटेड ऑन एक्सेल्स थ्रू सम फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स टू अवॉइड रोड शॉक्स। तो जैसे व्हीकल है वो रोड पर चल रहा है, तो रोड पर चल रहा है तो अचानक से उसमें कोई ऊबड़ खाबड़ रोड है, वो ऊपर नीचे हो गया, अचानक से शॉक लगा उसमें, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, स्प्रिंग्स लगे होते हैं। तो चेसिस है वो डायरेक्टली एक्सल पर माउंट नहीं होता, जो एक्सल है फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल उस पर डायरेक्टली माउंट नहीं होता। एक्सल और चेसिस के बीच में कुछ स्प्रिंग्स लगी होती हैं, तो दोनों के बीच में स्प्रिंग लगी होती हैं। चेसिस बॉडी का मेन पार्ट है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसके ऊपर ये सब चीज़ें माउंटेड होती हैं बॉडी की। तो चेसिस और जो नीचे आपका एक्सल है, तो एक्सल के ऊपर हम डायरेक्ट चेसिस को माउंट नहीं करते, चेसिस को एक्सल से थ्रू स्प्रिंग्स हम माउंटेड करते हैं। कुछ स्प्रिंग्स लगी होती है। स्प्रिंग्स किस लिए लगी होती है, डायरेक्ट जो रोड का शॉक आ रहा है, जब व्हीकल चल रहा है सड़क पे, मान लो रोड पे चल रहा है, तो अचानक से जो शॉक आता है तो वो डायरेक्ट चेसिस को ना लगे, गाड़ी को डायरेक्ट बॉडी उसकी जो भी पार्ट्स हैं उसमें डायरेक्ट धक्का ना लगे, उसको अवॉइड करने के लिए स्प्रिंग्स के थ्रू माउंट करते हैं। तो इस तरह से जो ऑल द पार्ट्स विच आइसोलेट द व्हीकल फ्रॉम रोड शॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सस्पेंशन सिस्टम। तो वो सभी पार्ट्स जो व्हीकल को रोड शॉक से आइसोलेट करते हैं, ताकि रोड शॉक है वो व्हीकल को ना मिले, रोड शॉक्स डायरेक्टली व्हीकल के सभी पार्ट्स को ना मिले, तो वो सब पार्ट्स जो हेल्प करते हैं इसमें वो उनको हम सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली क्या कौन कौन चीज़ें यूज़ करते हैं हम इसमें, स्प्रिंग्स हुए और डैम्पर्स हुए। तो डैम्पर्स मतलब शॉक एब्जॉर्बर ही होता है, तो स्प्रिंग्स और जो डैम्पर्स होते हैं वो सस्पेंशन सिस्टम में आते हैं। तो एनर्जी ऑफ रोड शॉक कॉजेज द स्प्रिंग टू ऑसिलेट। अब जैसे जो रोड शॉक हुआ, शॉक लगा, तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी स्प्रिंग गेन करेगा, तो स्प्रिंग क्या होगी, वो ऑसिलेट करेगी, स्प्रिंग में ऑसिलेशन होंगे। तो ये ऑसिलेशंस होते हैं, उनको कुछ हद तक कम करने का, जो भी रीज़नेबल लेवल है उस तक कम करने का काम करता है वो डैम्पर करता है, उसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं। तो वो शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, डैम्पर शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये जो ऑसिलेशन है स्प्रिंग के, उसको रिड्यूस करता है कुछ हद तक, रीज़नेबल लेवल तक। तो ये स्प्रिंग और डैम्पर्स के काम हो गए। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके उद्देश्य क्या है सस्पेंशन सिस्टम का। तो सस्पेंशन सिस्टम के उद्देश्य क्या क्या हो गए, जैसा हमें पता है कि वे प्रिवेंट रोड शॉक्स फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड टू द व्हीकल कंपोनेंट्स। वही हो गया कि रोड शॉक है वो डायरेक्टली व्हीकल के कंपोनेंट्स को ना मिले, ठीक है। सेफ्टी हो गई पैसेंजर्स और ऑक्यूपेंट्स की फ्रॉम रोड शॉक से पैसेंजर्स को सेव करता है। थर्ड है कि प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल वाइल इन मोशन। जब मोशन में चल रहा है, गाड़ी चल रही है, तो उसको स्टेबल उसका स्थायित्व बनाए रखने का काम करता है सस्पेंशन सिस्टम। तो ये सस्पेंशन सिस्टम भी बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया। थर्ड हमने देखा था कि एक्सल्स हैं, जो भी फ्रंट और रेयर एक्सल जो गाड़ी के अंदर लगे होते हैं। तो एक्सल्स एक तरह से दूरे नुमा, एक छड़ नुमा स्ट्रक्चर है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। तो वेट कैरिंग पोर्शंस ऑफ एक्सल्स विदर इट मे बी फ्रंट और रेयर, चाहे वो फ्रंट एक्सल है चाहे रेयर एक्सल की बात करें, तो जो
उसका जो वेट कैरिंग पोर्शन है उसको हम एज अ बीम ट्रीट करते हैं कि वो एक बीम की तरह है जो एंड्स पे सपोर्टेड है। जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, तो एक्सल को हम एक तरह से जो उसका वेट कैरिंग पोर्शन है उसको सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें एंड्स पे क्या लोड लगे हुए होते हैं। और जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उसके जो बीच के पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग के सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी हम उसको वो भी लोडेड होता है। जैसे ट्रक्स वगैरह की बात करते हैं तो उसमें जैसे स्प्रिंग्स लगी होती हैं उनमें एक्सल पे। जैसे हमने बोला कि भाई चेसिस डायरेक्टली माउंटेड नहीं होता एक्सल पे, थ्रू सम फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, तो ये दिखाया गया है इसमें। जैसे एक्सल है उसके नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, फिर इसके ऊपर चेसिस माउंटेड हो जाएगा। तो हेलिकल स्प्रिंग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, लीफ स्प्रिंग्स यूज़ करते हैं हम। तो वही है कि जो उसके दो इंटरमीडिएट, जैसे इंटरमीडिएट पॉइंट्स हो गए जहाँ पे स्प्रिंग माउंटेड हो गई, वहाँ पे लोड कैरिंग हो गया, और उसको सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ट्रीट करते हैं जब वो जो एंड पे सपोर्टेड है जिसका एक्सल को। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है अपना व्हील्स और टायर्स। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है गाड़ी का मेन पार्ट हो गया। बिना पहिए की गाड़ी कैसे चलेगी बिना टायर। तो ये सब मेन पार्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर्स में हम ब्रीफ में बता देंगे। व्हील्स और टायर्स हो गए। तो व्हील्स क्या होता है, व्हील अलॉन्ग विद द टायर हैज़ टू टेक द व्हीकल लोड। मेन जो व्हीकल का सारा लोड है वो पहिए के ऊपर ही आता है। जैसे अपनी बॉडी का सारा लोड अपने पैरों पे आता है, उसी तरह से जो व्हीकल है उसका सारा लोड उसके व्हील्स पर आता है अलॉन्ग विद टायर। ठीक है, तो ये क्या क्या करता है, प्रोवाइड अ कुशनिंग इफेक्ट। कुशनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो शॉक और वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो कुछ कंट्रोल होते हैं ताकि वो व्हीकल के कंपोनेंट्स तक ना पहुँचे और व्हीकल को डैमेज होने से रोक सकें। तो हम पता है व्हील और टायर है वो इस तरह से कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे। भी रोड है ऊपर ऊबड़ खाबड़ है, रोड पे चल रहा है व्हीकल, तो अचानक से धक्के लगेंगे कहीं ना कहीं, तो व्हील्स और टायर्स उसको कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं और स्टीयरिंग कंट्रोल में हेल्प करते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हील है, व्हील का रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बैलेंस्ड विद बोथ स्टेटिकली एज वेल एज डायनेमिकली। तो बैलेंस्ड व्हील बैलेंसिंग जरूरी है कि वो स्थैतिक और गतिकी दोनों में बैलेंस्ड रहे। और शुड बी पॉसिबल टू रिमूव और माउंट द व्हील इजीली। जब भी जैसे गाड़ी का व्हील है, हमें मान लो उसको निकालना है या लगाना है दूसरा, तो वो ईज़िली हम उसको रिमूव कर सकें और दूसरा लगा सकें। और इट शुड बी लाइटेस्ट एज पॉसिबल एज इट शुड बी लाइटेस्ट होना चाहिए सो दैट अनस्प्रंग वेट इज़ लेस्ट। तो ये हल्का होना चाहिए, जितना हल्का हो सके उतना सही रहता है। तो सेकंड पॉइंट था अपना पावर प्लांट। ये हम कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़े फ्रेम्ड कंस्ट्रक्ट जो भी फ्रेम्स के बारे में, एक्सल्स के बारे में, व्हील्स एंड टायर्स और सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। सेकंड पॉइंट है अब इसका सेकंड पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल का पावर प्लांट। तो नाम से पता चल रहा है पावर प्लांट जो हमें पावर प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली व्हीकल्स के अंदर पावर प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे पास में क्या होता है, आईसी इंजन्स होते हैं। व्हीकल्स के अंदर आईसी इंजन लगे हुए होते हैं। तो वैन एवर व्हीकल और एनी पार्ट ऑफ इट नीड्स मोटिव पावर, जब भी गति ऊर्जा चाहिए होती है हमें, गति के लिए जो नेसेसरी पावर चाहिए होती है, तो वो पावर प्लांट या इंजन के द्वारा दी जाती है। तो मेन हम इंजन मानते हैं, कोई भी व्हीकल है उसका इंजन होता है जो उसे मोटिव पावर प्रोवाइड करवाता है। तो जनरली हम आईसी इंजन यूज़ करते हैं। तो आईसी इंजन है वो स्पार्क इग्निशन टाइप का भी हो सकता है और कंप्रेशन इग्निशन टाइप का भी होता है। स्पार्क इग्निशन मतलब जो पेट्रोल इंजन के अंदर यूज़ करते हैं हम, और कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन के अंदर यूज़ करते हैं। तो कई गाड़ियों में क्या हम गैस टरबाइन भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो इसकी एफिशिएंसी आईसी इंजन से ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको कम हद तक यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ये बताया गया इसमें। हाउएवर द गैस टर्बाइन्स हैज़ आल्सो बीन यूज्ड सक्सेसफुली इन सर्टेन कार्स, दो द कॉस्ट हैज़ बीन डिसएडवांटेज इन स्पाइट ऑफ देयर बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू आईसी इंजन। नेक्स्ट आपका था थर्ड पॉइंट था ट्रांसमिशन सिस्टम। तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम है हम वो नेक्स्ट 1.4 के अंदर भी पढ़ लेंगे, जिसमें लेआउट ऑफ आपका फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव था। तो उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कि भाई ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑक्सिलरीज़। ऑक्सिलरीज़ होती हैं सहायक युक्तियाँ, जो हमें सहायक युक्तियाँ गाड़ी में और कौन कौन सी लगती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं जो गाड़ी में, वो ऑक्सिलरीज़ के अंदर आते हैं। तो फर्दर हम इनको 4 टाइप्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया सप्लाई सिस्टम। सप्लाई के लिए क्या बैटरी या जनरेटर यूज़ होता है। फिर है स्टार्टर। थर्ड है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन में हम बैटरी और मैग्नेटो टाइप का यूज़ करते हैं। फोर्थ है एंसिलरी डिवाइसेस, जो भी सहायक युक्तियाँ हैं। अब अलग से कौन कौन सी होती हैं,
फर्स्ट उसमें आया ड्राइविंग लाइट्स। तो ड्राइविंग लाइट्स के अंदर कौन कौन सी लाइट्स आ गई, हेड लाइट्स आ गई, टेल लाइट्स आ गई, साइड लाइट्स आ गई गाड़ी के अंदर। नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन आ गया, नंबर प्लेट भी इल्यूमिनेट करती है जब हम नाइट में देखते हैं, गाड़ी जब चल रही होती है तो उसमें रेडियम कुछ होता है नंबर प्लेट के अंदर, तो वो नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन वाली लाइट्स हो गई। नेक्स्ट सिग्नलिंग हो गया, सिग्नल के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं एंसिलरीज में, हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न हो गया, डायरेक्शन इंडिकेटर्स हो गए। थर्ड उसके बाद हो गए अदर लाइट्स में कौन से आ गई, इंटीरियर रूफ लाइट, अंदर गाड़ी के ऊपर की जो छत है उसके अंदर लाइट होती है नाइट के टाइम में हम यूज़ करते हैं, पैनल लाइट्स हो गई। ठीक है, मिसलेनियस में हो गए रेडियो लगा हो गाड़ी में, हीटर हो, फ़ैन वगैरह हो, ये सब हो गए। तो ये जो एक्स्ट्रा एसेसरीज़ वगैरह जो लगी होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सिलरीज़ के अंदर आते हैं, जिसमें मेनली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स थे, उसके अलावा भी मेन चीज़ें हो गई जैसे हीटर, फ़ैन, रेडियो, ये सब। ठीक है, फिर कंट्रोल्स पॉइंट आता है। कंट्रोल्स क्या होगा, कंट्रोलिंग कैसे करते हैं व्हीकल की, स्टीयरिंग होती है जिसे हम मेन स्टीयरिंग ही होती है वो गोल गोल सा जिसे हम घुमाते हैं, आगे लेफ़्ट और राइट में मूव करती है गाड़ी हमारी। स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, ब्रेक से ही हम कंट्रोल करते हैं गाड़ी को जब स्टॉप करना होता है अचानक, तो कंट्रोल्स के अंदर ये आ गए। नेक्स्ट है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर वही है जब हम जैसे फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन जहाँ पे यूज़ नहीं करते तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, बॉडी जो भी फ्रेम और बॉडी सेपरेट यूज़ करते हैं हम, वहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेपरेट फ्रेम हो गया, सेपरेट बॉडी हो गई, तो सुपर स्ट्रक्चर वही है जो ऊपर हम फ्रेम के ऊपर जैसे माउंट कर रहे हैं बॉडी, वो सुपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा पहले डिस्कस हो चुका है कि भाई जहाँ पे फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं कर रहे, फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रेम के ऊपर जैसे मैकेनिकल पार्ट्स माउंट हो गए तो उसके ऊपर बॉडी को सुपर इम्पोज कर लिया, सुपर स्ट्रक्चर नीडेड हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एक ट्रांसमिशन सिस्टम रह गया, वो हम 1.4 है, वो भी उसके अंदर डिस्कस हो जाएगा एक साथ ही, जिसमें फ्रंट इंजन और रेयर व्हील ड्राइव के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।